फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि दूर पहाड़ों के बीच एक पर्वत राजा रहता है जो अभी सो रहा है। कहा जाता है कि अगर कोई वहां जाता है तो वापस नहीं आता। इसके बाद हमें एक राज्य दिखाया जाता है जहां एक राजकुमारी है। अगर इस राजकुमारी की शादी 18 साल की उम्र से पहले नहीं होती है तो पर्वत राजा उसे उठाकर ले जाएगा। इस राजकुमारी का नाम क्रिस्टन है। क्रिस्टन की शादी राजकुमार फ्रेडरिक से करवाना चाहते हैं, लेकिन क्रिस्टन मना कर देती है। उसके पिता उसे कहते हैं कि कल उसकी सालगिरह है और उसे शादी करनी होगी, लेकिन क्रिस्टन नहीं मानती और किले से निकलकर जंगल में आ जाती है। उधर जंगल में हमें एक लड़का दिखाई देता है जो एक गरीब परिवार का बेटा है और खाने की तलाश में आया है। वह क्रिस्टन के घोड़े को देखकर घबरा जाता है और पानी में गिर जाता है और यहाँ पर क्रिस्टीन उसकी मदद करती है। फिर वह क्रिस्टीन से पूछता है कि क्या वह खाना खाएगी और इधर क्रिस्टीन इतनी ज्यादा भूखी होती है कि वह इसका सारा खाना खा जाती है और उधर वह उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और क्रिस्टीन खाना खाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एस्पिन उसे जाते हुए अपना नाम बताता है, लेकिन क्रिस्टीन सिर्फ थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है और वह उसे अपना नाम नहीं बताती। उसके बाद एस्पिन वापस घर आता है। उसके पिता उससे खाने की चीजें मांगते हैं, लेकिन उसके पास सिर्फ एक सेब बचता है। उसके पिता उससे नाराज हो जाते हैं। इसके बाद वे एस्पिन के बाकी दोनों भाइयों को जंगल में खाना लाने के लिए भेजते हैं। फिर जब एस्पिन रात को घर में अकेला होता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे शायद कोई मॉन्स्टर है और अब वह एक छड़ पर आग लगाकर उसे घुमाने लगता है और चिंगारी की वजह से पूरे घर में आग लग जाती है, लेकिन किसी तरह वह वहाँ से बचकर निकल आता है। और दूसरी तरफ हम क्रिस्टीन को देखते हैं जो रात को जंगल में घूम रही होती है। तभी उसे वहाँ किसी की आवाज सुनाई देती है। उसका घोड़ा डर जाता है, उसे गिराकर वहाँ से भाग जाता है और फिर वहाँ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आता है और क्रिस्टीन पर हमला करता है और एस्पिन उन्हें बताता है कि ये सब एक मॉन्स्टर की वजह से हो रहा है, मैंने उसे देखा है। उसके बाद फ्रेडरिक अपने साथियों के साथ आता है और अब वह एस्पिन से क्रिस्टीन के बारे में पूछता है, लेकिन सभी लोग उसे इनकार में जवाब देते हैं। अब एस्पिन यहाँ पर समझ गया था कि जिससे वह जंगल में मिला था वह लड़की राजकुमारी क्रिस्टीन थी और जब राजकुमार फ्रेडरिक एस्पिन से पूछता है तो वह घबरा जाता है। अब फ्रेडरिक को एस्पिन पर शक हो जाता है। वह अपनी तलवार एस्पिन पर रख देता है और कहता है, मुझे तुरंत क्रिस्टीन के बारे में बताओ। तब एस्पिन के पिता फ्रेडरिक को बताते हैं कि एस्पिन को मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। सिड्रिक और उसके साथी इस बात पर हंसने लगते हैं कि एस्पिन अभी भी पुरानी बातों पर यकीन करता है। अब एस्पिन सिड्रिक से सवाल करता है, तुम क्रिस्टीन के साथ क्या करोगे? तो सिड्रिक उसे बताता है, मैं क्रिस्टीन से शादी करूंगा और शादी के बाद उसकी सल्तनत को अपना बना लूंगा। फिर मैं उसे मार डालूंगा और जो भी उसे ढूंढने में मेरी मदद करेगा मैं उसे इनाम दूंगा। सिड्रिक के चले जाने के बाद एस्पिन के पिता अपने दोनों बेटों को कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं, हमें क्रिस्टीन को ढूंढना होगा ताकि हमें इनाम मिले और हम अपना घर फिर से बसा सकें। यह सुनकर एस्पिन अपने पिता से पूछता है, मैं क्या करूं? तो एस्पिन के पिता उसे कहते हैं, तुम जहां जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन अब यहां दोबारा कभी मत आना। यह सुनकर एस्पिन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी एस्पिन अपने पिता के मना करने के बावजूद अपने भाइयों के साथ चल देता है और उसे जंगल में एक रास्ते पर एक आईना मिलता है जिसे वह अपने पास रख लेता है। उसके बाद तीनों को रास्ते में एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई देती है जो मदद मांग रही होती है, लेकिन एस्पिन के भाई उस बात पर ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ जाते हैं, मगर एस्पिन अकेला उस आवाज के पीछे जाता है। अब उस रास्ते में एस्पिन को एक डायन दिखाई देती है जिसकी नाक बहुत लंबी थी और वह लकड़ी में फंसी हुई थी। अब एस्पिन उस डायन की मदद करता है और वह डायन एस्पिन से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एस्पिन उसे बताता है, हम राजकुमारी क्रिस्टीन को ढूंढने निकले हैं। डायन एस्पिन को बताती है कि राजकुमारी क्रिस्टीन को किंग माउंटेन के एक बहुत बड़े मॉन्स्टर ने उठा लिया है। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें उस मॉन्स्टर को मारना होगा, लेकिन वह मॉन्स्टर केवल एक ही चीज से मर सकता है, एक जादुई तलवार से जो एक नदी के नीचे छिपी हुई है। और एस्पिन उस डायन से पूछता है कि मुझे नदी कहाँ मिलेगी, जिस पर डायन उसे एक जादुई नक्शा देती है और कहती है, इसी रास्ते पर जाकर तुम्हें वह नदी मिलेगी। और वहीं दूसरी तरफ राजा के पास एक आदमी आता है और उसे बताता है कि राजा की बेटी यानी राजकुमारी क्रिस्टीन को एक मॉन्स्टर उठाकर ले गया है। और फिर हम एस्पिन के भाइयों को देखते हैं जिन्हें रास्ते में कुछ सुनहरे सेब यानी नजर आते हैं जो एक टोकरी में रखे होते हैं। एस्पिन के दोनों भाई उस टोकरी में से एक एक सेब उठाकर खा लेते हैं। तब उनके पास कुछ लड़कियां आती हैं जिनकी बातों में आकर वे उनके साथ चल देते हैं। दूसरी तरफ एस्पिन नक्शे के रास्ते पर जा रहा था, लेकिन आगे जाकर रास्ता खत्म हो जाता है। वहीं पर एस्पिन को भी एक गोल्डन सेब मिलता है और जब एस्पिन वह सेब खा लेता है तो तुरंत सामने एक गुफा खुल जाती है। अब एस्पिन उस गुफा के अंदर चला जाता है जहाँ वह देखता है कि उसके भाई भी वहाँ मौजूद हैं और वे उन लड़कियों के साथ खाना खा रहे हैं। अचानक एक लड़की उसे भी खाने पर बुलाती है, लेकिन एस्पिन को वहाँ खाने की जगह पर बहुत ज्यादा कीड़े नजर आ रहे थे। तभी वही लड़की एस्पिन को एक सुनहरा सेब देती है, लेकिन एस्पिन को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए वह उस सेब को खाने का बहाना करता है। और जब एस्पिन ने वह सेब नहीं खाया और उसे नीचे गिरा दिया तो इस इनकार की वजह से एस्पिन को सब कुछ समझ आना शुरू हो गया। वे लड़कियां असल में डायनें थीं जो उसके भाइयों को धोखा दे रही थी। जब एस्पिन को यह सच्चाई पता चली तो वह तुरंत दोनों भाइयों को बचाकर गुफा से बाहर ले आया। एक डायन उन पर हमला करती है, लेकिन वे
वे बचकर गुफा से बाहर निकल जाते हैं। एस्पिन अपने भाइयों को रास्ते में बताता है कि जिस तरह यह डायन थी वैसे ही एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर भी है। ये कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है, क्योंकि वह मॉन्स्टर सिर्फ रात को निकलता है। अगर वह मॉन्स्टर दिन में निकलेगा तो वह पत्थर का बन जाएगा। दूसरी तरफ हम राजकुमारी क्रिस्टीन को देखते हैं जो गुफा में कैद है। उस गुफा से बाहर निकलने का सिर्फ एक छोटा और काफी ऊंचा रास्ता है। अभी वही मॉन्स्टर गुफा के एक छेद से अपना हाथ निकालता है और क्रिस्टीन को खाने के लिए कुछ हड्डियां देता है। क्रिस्टीन हड्डियां खाने का बहाना करते हुए मॉन्स्टर से कहती है ये बहुत स्वादिष्ट है। फिर एस्पिन और उसके भाई नक्शे को फॉलो करते हुए एक होटल की तरफ पहुंचते हैं जहां फ्रेडरिक भी मौजूद था। वे सब होटल में प्रवेश करते हैं और एस्पिन जादुई नक्शे से तलवार का रास्ता पूछता है। उसी समय एस्पिन को फ्रेडरिक का एक साथी देख लेता है। फ्रेडरिक एस्पिन से वह नक्शा मांगता है और उसके बदले कुछ पैसे भी देता है, लेकिन एस्पिन के भाई उसे कहते हैं तुम उसे वह नक्शा दे दो, ये हमारा हक है। मगर एस्पिन फ्रेडरिक को नक्शा देने से इनकार कर देता है। इस पर फ्रेडरिक बहुत गुस्सा हो जाता है और एस्पिन टेबल पर पड़ा खाना फ्रेडरिक के मुंह पर मार देता है। तब दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान फ्रेडरिक का पैर गलती से एक आदमी के खाने पर पड़ जाता है। वह आदमी गुस्से में आकर तुरंत फ्रेडरिक को दूर कहीं फेंक देता है और इस मौके का फायदा उठाकर एस्पिन और उसके भाई उस होटल से भाग निकलते हैं, लेकिन फ्रेडरिक और उसके साथी एस्पिन और उसके भाइयों का पीछा करते हुए उनके पीछे आ जाते हैं और एस्पिन और उसके भाई एक खाई के किनारे पहुंच जाते हैं जहां आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। मजबूर होकर वे तीनों खाई में कूद जाते हैं। कुछ देर बाद एस्पिन का एक भाई उससे लड़ने लगता है और कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब फ्रेडरिक हमारा दुश्मन बन चुका है। और अब इस बात पर एस्पिन और उसके भाई में झगड़ा हो जाता है, लेकिन उनका दूसरा भाई बीच में आकर दोनों को रोक देता है। उसके बाद वे एस्पिन से नक्शा लेकर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में एस्पिन को एक भालू की खाल मिलती है जिसे वह अपने पास रखना चाहता था, लेकिन उसके भाई उसे मना कर देते हैं। अब एस्पिन और उसके दोनों भाई एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां बहुत घनी धुंध फॉग छाई हुई थी और वहां इतनी घनी धुंध थी कि उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सोचे समझे आगे बढ़ जाता है और इसी दौरान वह अपने दोनों भाइयों से अलग हो जाता है। जैसे ही एस्पिन के भाई उससे बिछड़ते हैं, फ्रेडरिक और उसके साथी अचानक वहां आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। फ्रेडरिक जब एस्पिन के बारे में पूछता है तो एस्पिन के दोनों भाई झूठ बोलते हैं कि एस्पिन मर चुका है। दूसरी तरफ एस्पिन को आखिरकार वह नदी मिल जाती है और वह नदी के अंदर जाकर बड़ी सावधानी से जादुई तलवार को बाहर निकाल लाता। जब वह तलवार लेकर वापस आ रहा होता है तो रास्ते में उसे उसके भाई मिलते हैं जिन्हें फ्रेडरिक ने बंदी बना रखा था और अब फ्रेडरिक के पास जादुई नक्शा भी आ चुका था। एस्पिन जिसने पहले मिली हुई भालू की खाल अपने साथ रखी थी, वही खाल पहनकर फ्रेडरिक और उसके साथियों को डराने जाता है। यह चाल अस्थायी रूप से सफल हो जाती है और वहां मौजूद सभी लोग डर भी जाते हैं, मगर चूंकि भालू की खाल ने एस्पिन की नजर रोक रखी थी, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से वह फिसल कर नीचे गिर जाता है। अब फ्रेडरिक को पता चल जाता है कि यही व्यक्ति असल में एस्पिन है और उसी ने जादुई तलवार हासिल की है। उसी पल फ्रेडरिक एस्पिन का पीछा करते हुए उस पहाड़ माउंटेन तक पहुंच जाता है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था और उसे यह भी यकीन हो जाता है कि एस्पिन ही वह अकेला व्यक्ति है जो मॉन्स्टर को हरा सकता है। फ्रेडरिक एस्पिन से पहाड़ माउंटेन तक पहुंचने का रास्ता पूछता है, जिस पर एस्पिन उसे कहता है तुम क्रिस्टीन को बचाकर क्या करोगे? फ्रेडरिक जवाब देता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मुझे सिर्फ क्रिस्टीन का ताज महल चाहिए, उसके बाद मैं क्रिस्टीन को मार दूंगा। और जब रात को वे सब खाना खा रहे होते हैं तो अचानक उन्हें एक भयानक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज सुनकर फ्रेडरिक और उसके साथी डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। तब एस्पिन और उसके भाई भी जल्दी से वहां से निकलने लगते हैं। तभी वहां माउंटेन मॉन्स्टर किंग आ जाता है जो फ्रेडरिक के एक साथी को पकड़कर खा जाता है। ये दृश्य देखकर एस्पिन अपने भाइयों के साथ एक नजदीकी गुफा में छिप जाता है ताकि वे मॉन्स्टर से बच सकें और किंग माउंटेन मॉन्स्टर फ्रेडरिक और एस्पिन के भाई को पकड़कर अपनी गुफा में ले आता है। वहां पहुंचकर फ्रेडरिक बहुत ज्यादा डर जाता है। जब वह राजकुमारी क्रिस्टीन को देखता है तो दिखावे के लिए कहता है मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, मगर उसी वक्त एस्पिन का भाई राजकुमारी क्रिस्टीन को सब कुछ सच सच बता देता है। वह कहता है फ्रेडरिक झूठ बोल रहा है, वह तुम्हें बचाने नहीं बल्कि शादी के बाद तुम्हें मारने का इरादा रखता है। और वह एस्पिन का भाई क्रिस्टीन से कहता है फ्रेडरिक सिर्फ तुम्हारे ताज को चाहता है, वह तुमसे कभी प्यार नहीं करता। ये सब कुछ जानने के बाद क्रिस्टीन गुस्से में आकर फ्रेडरिक के सिर पर एक बड़ी हड्डी मारती है जिससे वह बेहोश हो जाता है। फिर क्रिस्टीन उस युवक से पूछती है तुम कौन हो? जिस पर वह जवाब देता है मैं एस्पिन का भाई हूँ। यह सुनकर क्रिस्टीन बहुत खुश हो जाती है और उम्मीद से पूछती है क्या एस्पिन वाकई हमें बचाने आएगा? एस्पिन का भाई उसे तसल्ली देते हुए कहता है तुम बेफिक्र हो जाओ, एस्पिन जरूर आएगा और हमें यहाँ से बचा लेगा। दूसरी ओर हम एस्पिन और उसके भाई को देखते हैं जो एक कांच की बोतल में जुगनुओं को बंद करते हैं ताकि उन्हें रोशनी के तौर पर इस्तेमाल कर सके। चलते चलते वे तीनों किंग मॉन्स्टर की गुफा तक पहुंच जाते हैं। ये गुफा बहुत बड़ी और जटिल थी जिसमें कई रास्ते थे। अब वे तीनों एक रास्ता चुनकर उस पर चल पड़ते हैं इस उम्मीद के साथ कि वे जल्द ही क्रिस्टीन को खोज लेंगे। जब वे उस रास्ते पर चल रहे होते हैं तो अचानक एस्पिन का पांव एक गड्ढे में फंस जाता है और वह उसी गड्ढे में लटक जाता है। अपनी
जादुई तलवार के सहारे। उसी गड्ढे के अंदर से उसे नीचे अपना भाई और राजकुमारी क्रिस्टीन दिखाई देते हैं। यह देखकर एस्पिन तुरंत एक रस्सी नीचे फेंकता है और उन दोनों को ऊपर खींच लेता है। अब जब सब लोग फिर से एक साथ हो जाते हैं तो वे गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने लगते हैं, रास्ते में वही भयानक किंग माउंटेन मॉन्स्टर सो रहा होता है। सब लोग बेहद सावधानी से बिना उसे जगाए उसके बड़े शरीर के ऊपर से दबे पांव गुजरते हैं और आखिरकार गुफा से बाहर निकल आते। लेकिन फ्रेडरिक घबरा जाता है और अचानक कूदते हुए उस मॉन्स्टर के कमरे में गिर जाता है, जिससे वह मॉन्स्टर जाग उठता है। अब सब लोग गुफा की चोटी पर चढ़ चुके होते हैं ताकि मॉन्स्टर उन तक न पहुंच सके, लेकिन वह भी बड़ी ताकत से ऊपर चढ़कर उनके पीछे आ जाता है। एस्पिन अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर पर हमला करता है, मगर मॉन्स्टर अपने हाथ से तलवार को पीछे धकेल देता है। तब सब लोग मिलकर मॉन्स्टर पर हमला करते हैं, लेकिन उनके सभी हमलों का उस पर कोई असर नहीं होता। वह मॉन्स्टर सबको खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन थोड़ी ही देर में सुबह होने वाली थी और इस मॉन्स्टर को मारने का एक खास तरीका था। अब एस्पिन अपने बैग से वही जादुई आईना निकालता है जो उसे जंगल में मिला था। एस्पिन जादुई आईना उस मॉन्स्टर की ओर मोड़ता है और मॉन्स्टर पर उसका प्रतिबिंब दिखाता है। उस प्रतिबिंब की वजह से वह मॉन्स्टर पत्थर की मूर्ति बन जाता है और नीचे गिरकर टुकड़ों में बिखर जाता है। दूसरी ओर फ्रेडरिक को वही डायन दिखाई देती है जो बहुत ही बुरी और खतरनाक होती है। फ्रेडरिक डायन से उसका पता पूछता है, लेकिन डायन उसे गलत रास्ता बता देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एस्पिन और क्रिस्टीन महल पहुंच जाते हैं, जहां राजा और रानी अपनी बेटी को देखकर बेहद खुश होते हैं। वे एस्पिन और उसके भाइयों का धन्यवाद करते हैं और अपनी बेटी को बचाने के लिए उनकी बहादुरी और बलिदान की सराहना करते हैं। राजा और रानी उन्हें दिल से धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर राजकुमारी क्रिस्टीन को बचाया था। इसके बाद एस्पिन और उसके दोनों भाई वापस अपने घर पहुंच जाते हैं, जहां वे जादुई आईना और अन्य चीजें अपने पिता को दे देते हैं। पिता उनकी बहादुरी और कोशिशों से बहुत खुश होते हैं और एस्पिन से दिल से माफी भी मांगते हैं। फिर एस्पिन इनाम में मिले हुए पैसे अपने पिता को दे देता है, जिससे वे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद वे सब मिलकर अपना घर दोबारा बनाना शुरू करते हैं और इसी दौरान क्रिस्टीन भी उनके पास आ जाती। क्रिस्टीन एस्पिन को लेकर जंगल में घूमने जाती है, जहां वे सुखद पल बिताते हैं। और दूसरी तरफ हम फ्रेडरिक को देखते हैं, जो डायन द्वारा बताए गए गलत रास्ते की वजह से जंगल में भटक गया था। वहां फ्रेडरिक को वही गोल्डन सेब मिलती है और वह बिना कुछ सोचे समझे उस सेब को खा लेता है। फिर वही लड़कियां आकर फ्रेडरिक को अपने साथ ले जाती हैं, जो पहले भी डायन थीं, और फ्रेडरिक को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। इसी डरावनी और हॉरर अंदाज की एंडिंग के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है।